हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि ये चैनल कभी यूट्यूब से गायब हो जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू। एपिसोड 11 डिनर विद अशोक सेन। अब आगे काजल राज को हॉल में लेकर आती है और अपने मॉम और डैड से मिलवाती है और कहती है ये है मेरे डैड। तो राज उनको ग्रीट करता है तो काजल के डैड भी सिर हिला देते हैं और कहते हैं मेरा नाम अशोक सेन है। इस पर राज कहता है जी सर, मेरा नाम राजवीर सिंह है। फिर काजल अपने मॉम से मिलवाती है तो राज उनको भी ग्रीट करता है तो वे कहते हैं मेरा नाम दीप्ति सेन है। तो राज कहता है जी मैम। फिर दीप्ति जी कहती हैं यहाँ बैठो बेटा और हाँ मुझे आंटी कहो मैम। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है तो राज कहता है जी मैम, सॉरी आंटी। इस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी अशोक जी भी कहते हैं सर मैं बाहर वालों के लिए हूँ, तुम मुझे अंकल कह सकते हो। तो राज कहता है जी अंकल। कुछ देर चुप रहने के बाद राज कहता है अंकल जी मुझे यहाँ बुलाने की कोई खास वजह है। इस पर अशोक जी कहते हैं अरे नहीं बेटा, आज कोई काम नहीं था तो मैंने तुम्हें बुला लिया और मुझे धन्यवाद भी तो करना था। इस पर राज कहता है मैं कुछ समझा नहीं। तो अशोक जी कहते हैं कि तुमने काजल को बार में उस दिन बचाया था, इसलिए पता नहीं अगर तुम उस दिन नहीं होते तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होता। और थोड़ा भावुक हो जाते हैं। तो राज कहता है मेरे सामने कुछ गलत होता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझसे जो हो पाता है वो मैं करता हूँ। तभी दीप्ति जी कहती हैं तुम्हें नहीं पता बेटा तुमने हम सब पर कितना बड़ा उपकार किया है। तो राज कहता है जी नहीं आंटी, ये मेरा फर्ज था और मैं हमेशा दूसरों की भलाई करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। राज की बातें सुनकर काजल मन में कहती है ये जैसा दिखता है वैसा है, नहीं पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसकी असलियत क्या है। तभी उसकी नज़र राज पर जाती है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देख काजल मन में कहती है क्या ये मन की बातें भी सुन सकता है। फिर काजल का ध्यान टूटता है और वो अपने पेरेंट्स की बातों पर ध्यान देना शुरू करती है। इस पर अशोक जी कहते हैं बिल्कुल बेटा, तुम ऐसा ही करना और जब भी हमारी ज़रूरत हो हमें याद कर लेना, जो हमसे होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो राज कहता थैंक यू अंकल, अगर कभी आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे मदद ज़रूर लेंगे। इसके बाद कुछ देर शांति रहती है और फिर दीप्ति जी कहती हैं बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है। इस पर राज थोड़ा मायूस होकर कहता है जी मैं अकेला हूँ, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है और माँ जब मैं 10 साल का था तभी पापा के साथ मैं आ गया था और बहन माँ के पास। अब उनकी शक्ल भी धुंधली हो गई है और उनका पता नहीं मेरा चेहरा भी याद है या नहीं। ये सुनकर सभी को थोड़ा बुरा लगता है। तो दीप्ति जी कहती हैं कोई भी माँ अपने बच्चे का चेहरा नहीं खुलती, मुझे लगता है वो तुम्हें ज़रूर याद करती होंगी। ये सुन राज स्माइल कर देता है और फिर सब चुप हो जाते हैं। चुप्पी को तोते हुए काजल राज से कहती है कि तुम आज जॉब ढूंढने गए देना, उसका क्या हुआ। इस पर राज कहता है गया तो था पर बात नहीं बनी, कोई बात नहीं मैं कहीं और देख लूँगा। तभी अशोक जी राज की तरफ अपना कार्ड बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, तुम्हें काम मिल जाएगा। इस पर राज कहता है जी अंकल मैं ध्यान रखूंगा, पर पहले मैं खुद कोशिश करना चाहूँगा, अगर बात नहीं बनी तो मैं आपके यहाँ काम करूँगा। तो अशोक जी कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वैसे तुमसे एक बात पूछती थी, क्या मैं पूछ सकता हूँ। तो राज कहता है जी अंकल पूछिए। तो वे कहते हैं क्या इसके पहले हम मिले हैं। इस पर राज थोड़ा सा कपका जाता है और कहता जी नहीं अंकल, मुझे जैसे गरीब लोगों का आप जैसे बड़े लोगों को देखना भी मुश्किल से होता है, मिलने की बात ही छोड़ दीजिए। आज भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने काजल की हेल्प की थी, वरना वो भी नहीं होता। ये सुन अशोक जी को थोड़ा अजीब लगता है पर वो कुछ और नहीं पूछते। तभी दीप्ति जी कहती हैं सब की बातें हो गई है तो सभी टेबल पर चलिए, अब खाने का समय हो गया है। तो सभी लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना खाना खत्म करते हैं। उसके बाद सभी लोगों को बाय कहकर राज वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अशोक जी कहते हैं तुम दोनों को क्या लगता है राजवीर के बारे में। इस पर काजल कहती है इसकी पर्सनालिटी और इसके पहनावे और इसके चिपके बाल, आंखों पर मोटा चश्मा कुछ मैच नहीं करता है। तभी दीप्ति जी भी कहती हैं काजल सही कह रही है, इसकी बॉडी और इसके पहनावे में कोई मैच नहीं है। और फिर काजल कहती है इसकी उम्र भी 27-28 साल की है, फिर भी अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कुछ तो यहाँ गलत है। तब अशोक जी कहते हैं सही कहा बेटा, मैं इसे शुरू से ही ऑब्जर्व कर रहा था, जब यहाँ आया तो इसने एक बार भी इस घर को ठीक से नहीं देखा, जैसे लगता हो इन सब चीज़ों की आदत है उसे। और मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ, बस मुझे याद आ जाए कहाँ तो इसके बारे में सब पता चल जाएगा। मेरी ज़िंदगी का ये पहला शख्स है जिसका हर चीज़ रहस्यों से भरा है। चलो इस बारे में कल बात करेंगे, अब मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी जाकर सो जाओ बेटा, गुड नाइट। ये बोल वो अपने कमरे में चले जाते हैं और बाकी के लोग भी। इधर राज जब काजल के घर से निकल कर जा रहा था तो कोई छिप के देख रहा था। राज के जाने के बाद वो आदमी फ़ोन लगाता है। 1-2 रिंग के बाद राहुल फ़ोन उठाता है तो वह आदमी कहता है सर, जो मैंने फ़ोटो भेजी है ये यहाँ 2 घंटे से ज़्यादा रुका था। राज का फ़ोटो देख राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ोन को दीवार पर दे मारता है और कहता है राज, काजल सिर्फ मेरी है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। क्या अशोक सेन पता लगा पाएंगे राज की सच्चाई और क्या करेगा राहुल राज के साथ, और क्या होने वाला है कल की फ्रेशर पार्टी में। एपिसोड 12 फ्रेशर पार्टी का दिन। अब आगे आज सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड लग रहे थे क्योंकि आज उनका कॉलेज में पार्टी का जो माहौल था, सभी स्टूडेंट्स उत्साह से भरे कॉलेज आ रहे थे। काजल भी आज एक्साइटेड थी क्योंकि पार्टी करना काजल का फेवरेट काम जो है, और उधर राहुल भी अपनी प्लानिंग के साथ पार्टी में आ रहा था।
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्यों आए हैं, तो बताता हूँ। ये दोनों पार्टी मैनेज करने के लिए बुलाया गया था ताकि पार्टी का माहौल खराब ना हो। इधर शनाया भी अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आए और माँ को गले लगाकर बोली गुड मॉर्निंग माँ, तो मालती जी भी उसे आशीर्वाद देती है। तो शनाया कहती है कि माँ मैं कैसी लग रही हूँ। इस पर मालती जी कहती हैं मेरी बेटी तो हमेशा परी के जैसे लगती है। ये सुन शनाया खुश हो जाती है और नाश्ता करने लगती है। फिर नाश्ता करने के बाद वह कॉलेज के लिए चली जाती है। इधर राज भी सुबह उठकर तैयार होकर नाश्ता कर रहा था और कुछ सोच रहा था। नाश्ता खत्म करने के बाद वो अपने मोबाइल से विक्टर को फ़ोन करके पूछता है कि पता चला किसका किडनैप होने वाला है। इस पर विक्टर कहता है नहीं बॉस, कुछ पता नहीं चला। तो फिर राज कहता है कि तुमने माँ और शनाया के बारे में सब पता कर लिया। इस पर विक्टर कहता है जी बॉस। तो राज कहता है आज रात को मेरे पास आना और हाँ पार्टी में शनाया पर नज़र रखना। इतना कहकर फ़ोन रख देता है और फिर कुछ देर सोचने के बाद एक नंबर डायल करता है और कहता है अब वक्त आ गया है MS कॉर्पोरेशन को खेल में शामिल करने का। इसका मेन ब्रांच दिल्ली में शिफ्ट करो। अब यहाँ से मुझे ऑपरेट करना है और हितेश को कहो आज से दिल्ली ब्रांच का CEO वो रहेगा, मैं अभी सबके सामने नहीं आ सकता। तो उधर से आवाज़ आती है जी सर, पर मेरा काम क्या होगा, अभी तुम वही रहो अभय, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। और फ़ोन रख देता है। अभय कोई और नहीं बल्कि काजल का भाई है, इसके बारे में आगे पता चल जाएगा। उसके बाद राज भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे सभी लोग पार्टी में शामिल होना शुरू कर देते हैं। राज अंदर आकर वहाँ का माहौल देखकर मन में कहता है पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा, और वो जाकर एक कोने में बैठ जाता है। कुछ समय बाद उसे शनाया दिखती है तो वो उसे अपने पास बुलाता है। तो शनाया भी राज को देखकर एक स्माइल के साथ उसके पास आ जाती है और पूछती है भाई कैसे हो आप। तो राज कहता है मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ तुमने भी किसी चीज़ में भाग लिया है। तो शनाया कहती है जी भाई मैं खाना गाने वाली हूँ। इस पर राज बस मुस्कुरा देता है। तो शनाया कहती है आपने भी भाग लिया है। तो राज मना कर देता है। उसके बाद शनाया कहती है आदित्य अभी तक नहीं आया है। इस पर राज कहता है आता ही होगा। तभी राज का फ़ोन बजता है जिस पर आदित्य का नाम शो कर रहा होता है। तो राज फ़ोन उठाकर पूछता है कहाँ हो। इस पर आदित्य कहता है मैं बैक स्टेज हूँ। तो राज कहता है तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो आदित्य कहता है अरे यार पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है। इस पर राज कहता है ठीक है और हाँ पार्टी में धमाल मचा देना, और फ़ोन रख देता है। शनाया कहती है आदित्य नहीं आ रहा है। तो राज कहता है कि उसका डांस पहले है इसलिए तैयारी कर रहा है। तभी राज की नज़र काजल पर जाती है जिसे देख राज उसमें खो जाता है क्योंकि काजल आज रेड कलर की गाउन पहनकर आई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप उसको और खूबसूरत बना रही थी। तभी शनाया राज को किसी को ऐसे देखते देखकर वो भी वहाँ देखती है तो उसे भी काजल बहुत प्यारी लगती है। तो वो कहती है भाई कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया। इस पर राज कहता है हाँ हो तो गया है। फिर राज एकदम होश में आता है तो झेप जाता है क्योंकि फ्लो में शनाया को सच बता देता है और वो इधर उधर देखने लगता है। इस पर शनाया कहती है कि भाभी तो एकदम परी लग रही है। इतना बोल दोनों हंसने लगते हैं। तभी राज की नज़र राहुल और उसके गैंग पर पड़ती है तो उसे वहाँ एक अनजान लड़का देखता है जिसे देखकर राज को अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है। तो वो जानने की क्यूरियोसिटी होती है तो वो आदित्य का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से सभी लाइट बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ती है जिस पर कि होस्ट अनाउंस कर रहा होता है डियर फ्रेंड, आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए धन्यवाद और सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगा इस पार्टी के स्पॉन्सर्स को। तो प्लीज़ वेलकम राहुल ओबरॉय और मिस काजल सेन को। प्लीज़ स्टेज पर आइए और अपने नए छात्रों का वेलकम कीजिए। तभी राहुल एटीट्यूड के साथ वहां आता है और माइक में कहता है मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे और जब तक मैं यहाँ आपको ऐसी पार्टी दोबारा देखने को मिलेगा। ये सुन सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और वो फिर नीचे आ जाता है और काजल स्टेज पर जाती है और बोलना शुरू करती है हाय हाय फ्रेंड्स, आप सभी को इस कॉलेज में स्वागत है। एक समय मैं भी आप लोगों की तरह नहीं थी, तब मेरे सीनियर ने इसी तरह मेरा वेलकम किया था और आज मैं आपको कर रही हूँ। आगे आने वाले समय में अपने से कोई भी मेरी जगह हो सकता है। तो आप लोग अपने कॉलेज की गरिमा को बनाए रखेंगे और आप सभी को इस पार्टी में अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा। तो आप सब तैयार रहिए और इस पार्टी का आनंद उठाए। इतना बोल वो चुप होती है तो तालियां बजने की जोरदार आवाज़ आती है जो कि राहुल के समय से दुगनी आवाज़ आ रही थी। इस पर राहुल एकदम चीर जाता है। तो आगे क्या होगा पार्टी में और राहुल के साथ कौन है, इतनी शांति से पार्टी हो जाएगी या होने वाला है कोई हंगामा? प्लीज़ इस कहानी का फीडबैक जरूर दें। अगर कुछ सही नहीं लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आप सभी रीडर को एक अच्छी और रोमांचक कहानी प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद और पढ़ते रहिए हमारी कहानी। एपिसोड 13 पार्टी का दिन। अब आगे। उसके बाद होस्ट आकर कहते हैं तो आप सभी के इंतजार को खत्म करते हुए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन डांस से। तो प्लीज़ वेलकम कीजिए आदित्य मजूमदार का। तभी एक स्पॉटलाइट पड़ती है आदित्य पर और फिर गाने के साथ आदित्य अपना डांस शुरू करता है। आदित्य का डांस खत्म होते ही सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हुटिक कर रहे थे और तालियां बजाकर उत्साह बढ़ा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखा रहे थे। कोई पियानो बजा रहा था तो कोई डांस तो कोई संगीत में अपना हुनर दिखा रहा था और सब लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था। फिर लास्ट में शनाया का नंबर आया और वो स्टेज पर जाकर गाना गा रही थी और इधर राहुल के साथ आया वो लड़का कहता राहुल से कहता है ये लड़की कौन है, इस पे मेरा दिल आ गया है। इस पर राहुल कहता है इसका नाम शनाया है और ये मैनेजमेंट में है।
ये गरीब घर से है तो वो कहता है इस तितली के साथ खेलने में मज़ा आएगा, ये बोल जोर जोर से हंसने लगा। और इधर शनाया का भी गाना खत्म हो गया और इसी के साथ प्रोग्राम भी खत्म हो गया और होस्ट आकर कहता है तो दोस्तों आज का ये परफॉर्मेंस यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग कॉम्पाउंड में जाकर खाने और पीने का मजा लीजिए। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुश होते हुए कॉम्पाउंड में जाने लगे। तो राज भी वहां से जाने वाली था कि आदित्य उसे आवाज़ देकर रुकने को कहता है और वो राज के पास आ गया। तो राज कहता है तुम इतना अच्छा डांस कर लेते हो, बहुत अच्छा लगा तुम्हारा डांस। तो आदित्य कहता है थैंक यू भाई, तुम्हें अच्छा लगा तो मेरा डांस करना सफल हो गया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहां शनाया भी आ जाती है और कहती है आदित्य तुम्हारा डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पर आदित्य कहता है कि और तुमने जो गाना गाया जिसे सुनकर लगा कि आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनने के बाद लोग रिलैक्स हो जाएं। ये सुनकर शनाया खुश भी हो रही थी और ब्लश भी कर रही थी। इसके बाद राज कहता है छोटी तेरी आवाज़ की मिठास ने मेरा दिल हरा भरा कर दिया, लगता है बस तुम्हें सुनता रहूँगी। सुन शनाया कहती है थैंक यू भाई, आपको मेरी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है तो आप एक काम करो, आप मेरे साथ रहने आ जाओ, आपको हर समय मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगा। इस पर राज फ्लो में कह देता है 20 सालों से मैं यही तो चाहता हूँ। तो शनाया कहती है आप क्या चाहते हैं 20 साल से, मतलब? इस पर राज हड़बड़ाते हुए कहता है अरे कुछ नहीं, मेरा ध्यान कहीं और था। तो शनाया कहती है कि मैं सीरियस हूँ, आप रहने आएंगे मेरे घर? तो राज कहता है तुम्हारी माँ क्या कहेंगी? तो शनाया कहती है मैंने आपके बारे में बता दिया है और मुझे लगता है कि माँ को भी अच्छा लगेगा, और हाँ वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी माँ है। इस बात पर राज सिर्फ सिर हिला देता है और आगे कहता है ठीक है लेकिन उससे पहले मैं माँ से मिलना चाहूँगा। तो शनाया कहती है ठीक है आप कल सुबह आ जाना। तो राज कहता है ठीक है और फिर वे लोग कॉम्पाउंड की ओर जाने लगते हैं। राज जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो काजल पर उसकी नज़र पड़ती है और वो वहीं रुक जाता है और दोनों को आगे जाने के लिए बोल देता है। उनके जाने के बाद काजल राज के पास आती है और कहती है एकदम छिछोरे हो, लड़कियों से चिपके रहते हो। इस पर राज कहता है ऐसी बात नहीं है मैडम, वो मुझे भाई कहती है तो मैं भी उसे बहन मानने लगा, इसमें दिक्कत क्या है? तब काजल कहती है कल शाम को मेरे साथ चलना। तो राज कहता है कहाँ जाना है और क्यों? तब काजल कहती है मैं कल तुम्हें बताऊंगी और हाँ अपना नंबर मुझे दो। तो राज नंबर दे देता है। तो काजल वहां से जाते हुए कहती है कोई बहाना नहीं याद है ना, तुम मुझसे वादा किए हो? तो राज कहता है हाँ मुझे याद है और वो वहां से कॉम्पाउंड की ओर चला जाता है। वहां जाकर शनाया और आदित्य के साथ एंजॉय करने लगता है। तभी उसकी नज़र राहुल के साथ खड़े लड़के पर जाती है जो इधर ही देख रहा था। तो राज आदित्य से कहता है तुम उसे जानते हो? तो आदित्य कहता है राहुल के बगल में जो खड़ा है। इस पर आदित्य कहता है अच्छा वो हाँ जान पहचान तो नहीं है पर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, ये दिल्ली के सबसे बड़ा डॉन मानिक राव का बेटा है। विवेक राव एक नंबर का कमीना और लड़कीबाज है, आए दिन इसके बारे में न्यूज़ में दिखाई देता है। इसके बाप की वजह से इसे कोई कुछ कर नहीं पाता है। ये यहाँ भी लड़कियों को देखने आया होगा, इसको जो पसंद आ जाती है उसे या तो पैसे देकर या ज़बरदस्ती हासिल करता है। तो राज कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है? ये राहुल की क्लास में पढ़ता है और एक बात इसकी नज़र काजल पर भी है मगर राहुल की वजह से अभी तक कुछ नहीं किया है। तभी आदित्य कहता है लगता है ये शनाया को देख रहा है। तो राज भी देखता है कि वो शनाया को ही देख रहा है। तो राज शनाया से कहता है चलते हैं अब काफ़ी टाइम हो गया है। तो शनाया कहती है भाई मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, ये बोलकर वो चली जाती है। इधर राज और आदित्य उसका इंतजार कर रहे होते हैं, काफ़ी समय हो जाता है पर शनाया नहीं आती है। तो राज को घबराहट होने लगती है तो वो आदित्य से कहता है काफ़ी समय हो गया है अभी तक शनाया नहीं आई है, चलकर देखते हैं। तो वो दोनों वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वॉशरूम से किसी की रोने की आवाज़ आती है तो वो दोनों तुरंत आवाज़ देते हैं। जब उधर से कोई जवाब नहीं आता है तो राज अंदर जाता है तो देखता है कि शनाया रो रही है। आखिर क्या हुआ था शनाया के साथ, क्या करेगा राज और किसका किडनैप होने वाला है? जानने के लिए पढ़ें ये कहानी। एपिसोड 14 काजल का अपहरण। अब आगे। शनाया ने जब राज के देखा तो उसे गले लगाकर रोने लगी। तब राज ने चुप कराते हुए तुम रो क्यों रही हो? तो शनाया कहा भाई जब मैं वॉशरूम आ रही थी तो एक लड़के ने मेरा रास्ता रोक लिया और बोला कि तुम मुझे अच्छी लगी और कहा कि मेरे साथ एक रात। इतना कहकर फिर रोने लगी और आगे कहा उसके बाद मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। तब हमारी सीनियर काजल वहां आ गई तो वो लड़का तुरंत वहां से बाहर निकल गया। तो फिर काजल मैम ने मेरा जैकेट पहन ली और अपना मुझे दे दिया क्योंकि मेरा जैकेट का बाजू फट गया था। उसके बाद हम दोनों वॉशरूम के अंदर आ ही रहे थे, किसी ने मुझे धक्का दिया, काजल मैम को पकड़कर ले गए और बाहर से गेट भी बंद कर दिया था। ये सुनकर राज की आंखों में गुस्से की लहर उठी और वो अपने मुट्ठी को कस लिया जिससे उसकी नसें साफ दिखने लगी। वो अपने गुस्से से शनाया को नहीं डराना चाहता था, इसलिए उसने आदित्य को कहा तुम शनाया का ख्याल रखना, मैं काजल को ढूंढने जा रहा हूँ। तब आदित्य कहता है तुम उन्हें कहाँ खोजोगे? तो राज कहता है मैं काजल के डैड को फ़ोन करता हूँ, बस तुम इसका ध्यान रखना। इतना बोल वो कॉलेज से बाहर आ गया। बाहर आकर सोचने लगा कि क्या करूं। कुछ सोचते हुए उसने विक्टर को फ़ोन किया और उससे पूछा कि क्या तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ लगा? तब विक्टर कहता है हाँ बॉस, मैं आपको इस बारे में बताने ही वाला था, फिर आपने फ़ोन कर दिया। मुझे यहाँ 2 गाड़ियाँ अजीब लगी। तो राज कहता है वो क्यों लगा? तब विक्टर कहता है कि उसमें से जो लोग निकले थे वो ना ही स्टूडेंट्स लग रहे थे और ना ही प्रोफेसर, क्योंकि उन लोगों की चाल कुछ सस्पिशियस लग रहा था। और एक बात, अंदर 4 लोग गए थे और बाहर 5 लोग आए। तब मुझे कुछ शक हुआ, इसलिए मैंने एक आदमी को उनके पीछे भेजा है।
विक्टर अभी फ़ोन कर ही रहा था कि उसी आदमी का फ़ोन वेटिंग में आ रहा था, तो विक्टर कहता है कि उसी का फ़ोन आ रहा है, तो राज कहता है कॉन्फ्रेंस करो। उसके ये करते ही विक्टर उस आदमी से कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला था? उधर से कहता है विक्टर भाई मैंने उनका पीछा किया, मगर कुछ देर बाद उनकी दोनों गाड़ी अलग अलग रास्ते पर चला गया, तो मैंने एक गाड़ी की पीछा किया और वो गाड़ी यहाँ एक क्लब में आकर रुकी है। फिर आगे कहता है मैंने गाड़ी से उसे अकेला निकलते हुए देखा, तो मैं उसकी गाड़ी चेक करने आया, पर गाड़ी में कोई नहीं था, पर हाँ एक फ़ोटो भेजी है, चेक कर लेना विक्टर भाई, ये फ़ोटो मुझे इस गाड़ी में मिली है। इतना कहकर वो आदमी कहता है मैं उस पर नज़र रखने जा रहा हूँ। इधर बात करते हुए विक्टर राज के पास आ जाता है और वो फोटो को देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फोटो शनाया की थी। तब राज कहता है कि जब ये लोग शनाया को किडनैप करने आए थे तो फिर काजल को क्यों ले गए? खैर अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी काजल की जान खतरे में है, अभी उसकी हिफाजत जरूरी है। और इतना बोलकर वो अपने फ़ोन से राघवन को फ़ोन करता है और कहता है, तो उधर से कहता है बॉस मैं गाड़ी पार्किंग से लेने आया हूँ। वो काजल मैम ने गाड़ी निकालने को बोला था, पर किसी बेवकूफ़ ने मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी लगा दी, इसलिए लेट हो गया। अब राज कहता है कि ठीक है, तुम कॉलेज के बाहर जो चाय की दुकान है वहाँ पर आ जाओ। आप लोग सोच रहे होंगे ये राघवन कौन है, तो ये काजल का बॉडीगार्ड है जिसे राज ने भेजा था अशोक सेन के पास। ये कोई बॉडीगार्ड नहीं है, ये राजवीर का एक किलीग हथियार है जिसे अंडरवर्ल्ड में घोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये राज के खास लोगों में से हैं। राज के फ़ोन रखने के कुछ समय बाद राघवन आता है, जिसे देखकर विक्टर डर जाता है और हकलाते हुए कहता है बॉस इसे यहाँ क्यों बुलाया है, और उससे 2 कदम पीछे है जाता है। तो राज कहता है कि ये काजल का बॉडीगार्ड है। ये सुन तो विक्टर को सदमा लगता है और अपने मन में कहता है साला साइको किलर कहीं का। तब राघवन कहता है जी बॉस आपने क्यों बुलाया? इस पर राज कहता है कि काजल का किडनैप हो गया है। ये सुन राघवन गुस्से में एक मुक्का दीवार पर मार देता है, जिससे दीवार में एक होल हो जाता है। ये देखकर राज एक स्माइल करता है और वही विक्टर तो थर थर कांपने लगता है, और वहाँ बैठे लोग कभी दिवाली को देखते तो कभी राघवन की ओर। इन सब बातों को इग्नोर कर राघवन कहता है कि ये किसने किया है? इस पर राज कहता है मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्योंकि मैं अभी जितना हो सके शरीफ बनकर रहना है, क्योंकि मुझे माँ के नज़र में एक अच्छा बेटा होना है, इसलिए ये काम तुम संभालो। और हाँ वो तुम्हारी होने वाली लेडी बॉस है, तो उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, और तुम्हें पूरी छूट है कुछ भी करने के लिए। और जाते हुए कहता है बाकी विक्टर तुम्हें बता देगा। ये सुनकर विक्टर की तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, और वो कहता है कि बॉस मैं आपके साथ चलता हूँ ना, और मुझे शनाया मैम का देखभाल भी तो करना है। तो राज कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, आज मैं उसे घर छोड़ आऊँगा। इतना बोल वो आदित्य और शनाया के पास आ जाता है, और इधर राघवन अपनी कड़क आवाज़ में कहता है जो भी यहाँ हुआ मुझे बताओ। ये सुन विक्टर जो भी यहाँ हुआ सब बता देता है। ये सुनकर राघवन कहता है उस आदमी को फ़ोन करके उसका पता पूछो और वहाँ चलो। ये सुनकर विक्टर उस आदमी को फ़ोन करता है और कहता है कि क्या अभी वो क्लब में ही है? इस पर वो आदमी कहता है जी भाई वो मेरे सामने की टेबल पर बैठकर शराब के मजे ले रहा है। तो विक्टर कहता है जल्दी से लोकेशन भेजो। ये सुन तुरंत वो लोकेशन भेजता है और विक्टर राघवन को लेकर वहां के लिए निकल जाता है। और एक तरफ शहर से थोड़ी दूरी पर एक लड़की को कुर्सी से बांध कर रखा गया था और उसके चेहरे को नकाब से ढका हुआ था। तब वहां बहुत से आदमी की कदमों की आवाज़ होने लगती है, तो उस लड़की को होश आने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी आकर उसका नकाब हटा देता है, जिससे कि उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे आगे खोलती है, ये कोई और नहीं बल्कि काजल ही थी। फिर उन गुंडों में से एक गुंडा एक फ़ोटो लेकर मिलाने लगता है, पर उसका चेहरा नहीं मिलता है। तो वो गुंडा गुस्से में जिसने काजल का किडनैप किया था उसे एक जोर की रात मारता है और कहता है तुमने किसे लेकर आए हो? ये वो लड़की नहीं है। ये सुनकर वो आदमी दर्द में कराहता हुआ कहता है सरदार मैंने ठीक से देखा था, ये जैकेट जो ये पहनी है वो फ़ोटो वाली लड़की पहनी थी। और इतना कहकर वो काजल के पास जाकर कहता है कि तुम्हें ये जैकेट क्यों पहना है? तो काजल गुस्से में कहती है तुम भाड़ में जाओ, और मुझे तुमने यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके आगे कुछ कहती उसके तुरंत बाद वो आदमी एक चांटा जड़ देता है काजल को, जिससे काजल को बहुत दर्द होता है और वो रोने लगती है। तो वो आदमी कहता है जितना पूछा उतना ही मुंह खोलना, वरना इस मुंह को बिगाड़ दूंगा। क्या राघवन बचा पाएगा काजल को? और किसने किया था शनाया के साथ मिसबिहेव? और कौन लोग हैं जो शनाया के पीछे पड़े हैं? और कौन सी सच्चाई है राजवीर की? जानने को लिए पढ़ें ये कहानी। एपिसोड 15 काजल की तलाश। अब आगे। काजल बहुत डर गई थी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया। तो वो आदमी बोला ये जैकेट तुम क्यों पहनी हो? इस पर काजल कहती है कि वो मैंने अपना कोट एक लड़की को दे दिया और मैं उसका पहन ली। वो गुंडा को अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसने अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करता है। जब उधर से कॉल रिसीव होता है तो वो सब कुछ बता देता है। इतना सुनते ही दूसरी तरफ का आदमी गुस्से में कहता है कि तुम्हें एक काम ढंग से नहीं होती है, मैं आ रहा हूँ और उस लड़की को कुछ नहीं करोगे, पता नहीं कौन है वो। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। इधर राघवन लोकेशन पर पहुंच जाता है तो विक्टर आसपास नज़र दौड़ाता है, तो उसे वो आदमी नज़र आ जाता है और वो उसके पास जाता है और कहता है कि कहाँ है वो। तो वो उसे एक टेबल की ओर इशारा करता है, तो राघवन वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। वो आदमी अभी भी शराब का मजा ले रहा था। जब वहाँ किसी के होने का एहसास होता है तो वो सामने देखता है तो एक बॉडी बिल्डर जैसा आदमी खड़ा है। तो वो कहता है कौन हो भाई? इस पर राघवन कहता है कि तुमने कॉलेज से जिस लड़की को उठाया है वो कहाँ है? तो वो कहता है कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? इस पर राघवन कुछ नहीं कहता है और वहाँ पड़ा कांटे का चम्मच उसकी एक आंख में घोंप देता है और कहता है याद आया।
चम्मच घुसते ही वो आदमी एकदम जोर से चिंता है। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोगों की नज़र उधर जाती है और वो जो देखते हैं वो देखकर किसी को उल्टी तो कोई बेहोश हो जाता है और लोग डर से चिल्लाते हुए बाहर भागने लगते हैं क्योंकि वहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। विक्टर तो कभी राघवन को देखता तो कभी उस आदमी को और मन में कहता है इसके अंदर का मॉन्स्टर जाग गया, पता नहीं कितनों की बलि चढ़ेगी क्योंकि वहाँ का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। उसकी एक आंख में चम्मच घुसी थी और वहाँ आसपास खून ही खून नजर आ रहा था और वो आदमी दर्द में चिल्ला रहा था। इसके बाद राघवन कहता है जो पूछा जाए बिल्कुल सही जवाब देना, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और उससे पूछता है कहाँ है वो, तो वो आदमी दर्द भरी आवाज़ में अपने मोबाइल को उसके आगे कर देता है। इस पर राघवन कहता है कि क्या मैं कॉमेडी कर रहा हूँ जो तुम मुझे मोबाइल दे रहे हो, और एक लात उसके सीने में मार देता है। तो वो 4-5 मीटर कुर्सी से ही पीछे जाकर गिरता है। तो वो आदमी डरते हुए कहता है इसी में उस जगह का पता है। तो राघवन उसका मोबाइल लेकर उस जगह का पता देखता है और उस आदमी के पास जाकर उसका गर्दन 360 डिग्री घुमा देता है, जिससे वो आदमी वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद वो विक्टर को वहां से उस जगह पर जाने के लिए कहता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तो राघवन विक्टर से कहता है तुम्हारा खबरी कहाँ है। इस पर वो कहता है कि वो बेहोश हो गया। तो राघवन कहता है कि इतने कमजोर आदमी को रखते क्यों हो। इस पर विक्टर कहता है वो सिर्फ खबर निकालता है, लड़ाई नहीं करता है। और वो दोनों यही सब बातें करते हुए उस लोकेशन की ओर बढ़ जाते हैं। और इधर कारखाने में उन सब का बॉस वहां आ जाता है और काजल के पास जाकर उसे गौर से देखता है। तो काजल को देखकर उसके अंदर की वासना साफ दिख रही थी क्योंकि वो काजल के हर एक अंग को बड़ी ही वासना भरी नज़रों से देख रहा था। ये देखकर काजल अंदर तक हिल जाती है। कुछ देर देखने के बाद वो एक आदमी से कहता है इसे उस रूम में लेकर आओ, आज इसके साथ मजे करूंगा और बाद में तुम लोग भी कर लेना। ये बोलकर वो उस रूम में चला जाता है और इधर काजल डर से रोने लगती है और कहती है मेरे पास मत आना, नहीं मेरे पापा तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस पर वो आदमी कहता है कि तुम्हारा बाप कोई तोप है जो मुझे नहीं छोड़ेगा, वैसे कौन है तेरा बाप। तब काजल कहती है मैं अशोक सेन की बेटी हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और वो आदमी कहता है अब तुम्हें और नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे साथ मजे करूंगा और तुम्हारे बाप से पैसे भी लूंगा और तुम्हें जान से भी मार दूंगा क्योंकि तुम्हारे बाप की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और ये बोलकर वो काजल के पास जाता है और उसके बाल से पकड़कर घसीटते हुए उस रूम की ओर ले जाने लगता है। तो काजल उससे बचने के लिए काफ़ी हाथ पैर मारती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। घसीटने की वजह से उसके हाथ और पैर से खून बहने लगता है और वो बेहोश होने लगती है और उसके मुंह से आखिरी शब्द निकलता है राज तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे आकर इन हैवानों से बचा लो। इतना बोल काजल बेहोश हो जाती है। इधर राज जो कि शनाया और आदित्य को घर भेजकर अपने घर में बैठा था, अचानक उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो बेचैन हो जाता है। तो वो तुरंत राघवन को फ़ोन लगाता है और उसके उठाने के बाद कहता है कि उसका पता चला। तो राघवन कहता है जी बॉस मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। इस पर राज कहता है मुझे बहुत बेचैनी है रही है, तुम वहाँ जल्दी पहुँचो और चाहे कुछ भी हो उसे सही सलामत वापस लेकर आओ, उसके लिए तुमको जो भी करना पड़े। तो राघवन कहता है जी बॉस मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैडम को कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें सही सलामत वापस लेकर आऊँगा। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और विक्टर से कहता है गाड़ी और तेज चलाओ। तो विक्टर गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। क्या सही समय पर राघवन पहुँच पाएगा या फिर काजल के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, और कौन है वो लोग जो शनाया को पकड़ना चाहते हैं। सवाल बहुत है पर आप सबको जवाब मिलेगा ज़रूर, इसके लिए पढ़ें हमारी कहानी। और एपिसोड 16 राघवन द मॉन्स्टर। अब आगे। इधर कारखाने में काजल को पकड़कर उस रूम में ले जाकर बेड पर पटक कर वह आदमी वहां से चला जाता है। तो उन सब का हेड तुरंत गेट बंद करता है और काजल के पास जाता है। जब वो देखता है कि वह बेहोश है तो वहां पड़े पानी की बोतल से पानी काजल पर फेंकता है, जिससे काजल होश में आने लगती है। और जब वो पूरी तरह से होश में आती है तो अपने आप को बेड पर पाकर डर जाती है और उसकी नज़र वहां खड़े आदमी पर पड़ती है। तो वो अपने आप को बेड में पीछे की तरफ सरकने लगती है। तो ये देखकर वो आदमी एक मुस्कान देता है और कहता जाने मन मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो काजल के हाथ पैर डर के कारण कांपने लगता है और वो डरते हुए कहती है जाने दो मुझे, इसके बदले में बहुत सारा पैसा दूंगी। तो आदमी काजल को एक चांटा मारता है और कहता है मुझे पैसा नहीं तुम्हारी रसमलाई सी जवानी चाहिए, अगर सहयोग करेगी तो दर्द कम होगा, नहीं तो इतना तकलीफ दूंगा कि तुम उसे सहन नहीं कर पाओगी। और इतना बोल वो उसका जैकेट उसके शरीर से अलग कर देता है, जिससे काजल एकदम डर जाती है और अपने पैरों और हाथों को मोड़कर बैठ जाती है। और जब वो आदमी उसके कपड़े पकड़ लेता है और उसे खींचने वाला होता है कि एक जोरदार आवाज़ किसी चीज़ की टकराने की आती है, जिससे कि वह पूरी जगह हिलने लगी थी। ये आवाज़ सुनकर हेड काजल को छोड़कर जल्दी से बाहर आता है तो देखता है एक गाड़ी वहां के गेट तोड़कर अंदर आ गई है। इधर उस आदमी के जाने के बाद वो भी रूम के गेट के पास आ जाती है तो उसकी नज़र वहां के टुकड़े गेट पर और एक गाड़ी पर पड़ती है। जब वो गाड़ी से निकलते हुए शख्स पर पड़ती है तो उसकी नज़र अपने बॉडीगार्ड पर पड़ती है तो उसके आंखों से आंसू निकलते लगते हैं। तब राघवन की नज़र भी काजल पर पड़ती है और उसे इतना जख्मी देखकर वो गुस्से से पागल हो गया। तभी उन सब की हेड गुस्से में कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। इस पर राघवन कहता है तुम सब की जान चाहिए। तो वहाँ 20.25 लोग खड़े थे, उन सबको हेड कहता है खड़े होकर देख क्या रहे हो, इसे मार दो। तो सभी आदमी हाथों में हथियार लिए हुए मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब एक आदमी राघवन को मारने ही वाला होता है तो वहाँ एक चीख गूंजती है और वो आदमी एक दीवाली से जाकर टकराता है। उसके बाद राघवन किसी शैतान की तरह उन सब पर टूट पड़ता है।
दूसरे आदमी को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उसका सीना धंस जाता है, किसी की गर्दन को तोड़ता है कि कहीं की हड्डी। 10 मिनट तक वहां सिर्फ गुंडों की चीखें सुनाई देता है और उसके बाद सब शांत हो जाता है। उसके बाद राघवन हेड की तरफ बढ़ता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है तो वो घुटने पर बैठ जाता है और दर्द में कहता है, तुम हो कौन? इस पर राघवन उसके कान में जाकर कहता है, गोस्ट। इतना सुनते ही वो आदमी डर से कांपने लगता है और कहता है, ये नहीं हो सकता है, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तब राघवन कहता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, और विक्टर को कहता है, इसे लेकर जाओ। तो विक्टर होश में आता है क्योंकि वहां का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। उन सभी गुंडों में से कोई भी जीने के लायक नहीं बचा था और वो उस आदमी को लेकर चला जाता है। तब राघवन काजल की ओर बढ़ जाता है और उससे पूछता है कि आप ठीक है मैम? तो काजल वहां का नज़ारा देखकर जो सदमे में थी, एकाएक उसकी बात सुनकर हमें सिर हिला देती है। तो राघवन उसे पकड़कर गाड़ी में ले जाता है और उसे बिठाकर तुरंत फ़ोन करता है। राज जो फ़ोन का इंतजार कर रहा था तुरंत फ़ोन उठाता है। तो राघवन कहता है, बॉस मैम को बचा लिया है पर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। तो राज कहता है, क्या हुआ है? तो राघवन कहता है, लगता है मैम को बहुत टॉर्चर किया गया है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। तो राज कहता है कि तुम एमएस हॉस्पिटल अस्पताल लेकर जाओ और मैं हितेश को फ़ोन कर देता हूँ, वो वहाँ सब देख लेगा और मैं भी वहाँ के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है और राज तुरंत हितेश को फ़ोन करता है और उसे सब कुछ समझा देता है। उसके बाद वो वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर काजल को लेकर राघवन अस्पताल के लिए निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल में हितेश के फ़ोन करते ही हड़कंप मच जाता है क्योंकि हितेश बताता है कि एम्स कॉरपोरेशन के मालिक का कोई करीबी का इलाज करना है। ये सुनकर वहाँ के डायरेक्टर को खुशी और डर दोनों होता है। तो वो एक वीवीआईपी कमरे को सेट करता है और सभी डॉक्टर का इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो वहाँ जो लोग थे, इतने सारे डॉक्टर और खुद डायरेक्टर को गेट पर खड़ा देखकर आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि लगता है कि कोई इंपोर्टेंट आदमी आ रहा है। इस पर दूसरा कहता है कि देखो यहाँ के हेड भी है। तभी वहाँ 25-30 लोग हाथों में हथियार लिए हुए आते हैं और वो वहाँ आकर खड़े हैं जाते हैं। तो उन सभी का लीडर हेड को पास जाकर कुछ बात करता है और सभी लोगों को लेकर एक वीवीआईपी कमरे वाले फ्लोर पर जाकर तैनात हो जाता है। इधर राघवन राज के फ़ोन करने के बाद वो अशोक सेन को फ़ैन करता है और वो जो भी कुछ हुआ सब बता देता है। इधर अशोक सेन अपनी पत्नी के साथ बैठे थे तय वो भी सब सुन लेती हैं और वो रोने लगती है। तो अशोक जी कहते हैं कि पहले हमें वहाँ चलना चाहिए और ठीक से पता करना है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और काजल बेटी ठीक है, बस थोड़ी बहुत चोटें हैं, और वो दोनों भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा और विक्टर उस आदमी को कहाँ लेकर गया है और राज अब क्या करेगा और क्या काजल इस सदमे से निकल पाएगी, जानने के लिए पढ़ें ये कहानी। एपिसोड 17, काजल का इलाज। अब आगे कुछ समय बाद वहां एक कार रुकती है और उसमें से राघवन बाहर आता है और वहां खड़े डॉक्टरों को इशारा करता है। तो तुरंत डॉक्टर स्टाफ को देखता है तो वो लोग तुरंत कार के पास आते हैं और उसमें से काजल को निकालकर तुरंत वीवीआईपी रूम की ओर बढ़ जाते हैं और उसके पीछे पीछे सभी लोग चल देते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर अपना इलाज शुरू कर देते हैं तो राघवन कॉरिडोर में बैठ जाता है। कुछ समय बाद अशोक सेन और दीप्ति जी भी वहां आ जाती हैं। अशोक जी राघवन को देखते हैं तो वो उसके पास आ जाते हैं। तो दीप्ति जी राघवन से कहती हैं, तुम उसके बॉडीगार्ड हो ना, तो फिर ये कैसे हुआ और तुम कर क्या रहे थे? उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। इतना बोल वो रोने लगती हैं। तो अशोक जी दीप्ति को अपने गले लगाकर उसे चुप कराने लगते हैं। ये सब देखकर राघवन को अपने आप पर काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसके वहाँ होते हुए भी ये सब हो गया। तभी वो कहता है, मैम वो लोग किसी और के लिए आए थे और गलती से काजल मैम को ले गए। और आगे कहा, मैम ने मुझे गाड़ी लाने को बोला था इसलिए मैं गाड़ी लेने गया था कि तभी ये सब हो गया, माफ़ कर दीजिए मैम, मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। इस पर अशोक जी कहते हैं, हाँ मैं समझता हूँ कि हर चीज़ अपने मुताबिक नहीं होता है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तो राघवन कहता है, जी सर, आगे से मैं उन्हें किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूँगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुमने काजल को इस हॉस्पिटल में क्यों लेकर आए और वो भी वीवीआईपी रूम? तुम इसे मेरे हॉस्पिटल में लेकर जाते। ये सुनकर राघवन को कुछ समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। वो कुछ बहाना करने ही वाला था कि उसकी नज़र वहां आते हुए राज पर पड़ी तो उसने चैन की सांस ली। राज आते ही वह अशोक जी और दीप्ति के पास जाकर कहता है, अंकल और आंटी काजल कैसी है? इस पर दोनों कहते हैं, तुम यहाँ कैसे और तुम्हें किसने बताया काजल के बारे में? इस पर राज कहता है कि अंकल मेरी बहन वॉशरूम गई थी पर काफ़ी देर से नहीं आई तो मैं देखने गया तो उसी ने कहा कि कुछ लोग काजल को लेकर गए, तो मैंने ये बात राघवन की ओर इशारा करके कहता है इन्हें बताया था और इन्होंने ही मुझे बताया कि काजल जी यहाँ पर हैं, तो मैं यहाँ देखने के लिए आ गया। इस पर उन दोनों ने कहा, अच्छा किया बेटा, जो आ गए उसे भी अच्छा लगेगा। तो राज कहता है, वैसे काजल जी कैसी हैं? तो अशोक जी कहते हैं, बेटा मैं भी अभी ही आया हूँ, डॉक्टर अभी इलाज कर रहे हैं। तो राज कहता है, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और इतना बोल उसने राघवन को कुछ इशारा किया और दोनों वहाँ से निकल गए। उन दोनों को जाते हुए देखकर अशोक जी कुछ सोच ही रहे थे कि वहां हॉस्पिटल अस्पताल के डायरेक्टर आ जाते हैं। उनको देखकर अशोक जी खड़े हो जाते हैं और उनसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, मिस्टर धनराज शेट्टी आप यहाँ? इस पर धनराज जी कहते हैं, मिस्टर अशोक सेन मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ तो मैं तो आऊँगा ही। हाँ सही कहा आपने। तभी अशोक जी कहते हैं, इनसे मिलिए, ये मेरी वाइफ दीप्ति सेन है। तो धनराज और दीप्ति दोनों एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। उसके बाद धनराज जी कहते हैं कि आप यहाँ कैसे? तो इस पर अशोक जी कहते हैं, जो अंदर है वो मेरी बेटी है।
तो चौंकते हुए धनराज जी कहते हैं क्या आपकी बेटी? उनका जैसा रिएक्शन देख अशोक जी कहते हैं आपको क्या हुआ है? तो इस पर धनराज जी कहते हैं कि मुझे तो कहा गया था कि यहाँ कोई मिस्टर चेयरमैन के करीबी आने वाले हैं तो मैं उन्हें देखने आ गया। मुझे लगा इसी बहाने मैं चेयरमैन से भी मिल लूंगा। वैसे क्या आप एमएस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को जानते हैं? तो अशोक जी कहते हैं नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला। तो धनराज जी कहते हैं शायद आपकी बेटी जानती होंगी। तो अशोक जी कहते हैं इस बारे में मुझे तो नहीं पता, पर क्या आप श्योर हैं? तो धनराज जी कहते हैं क्योंकि मुझे एमएस कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर हितेश जी ने पर्सनली फ़ोन करके बताया था। इस पर अशोक जी कहते हैं मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, और वो लोग अपनी बातें करने लगे। इधर राज राघवन के सामने था और राघवन किसी स्टूडेंट की तरह उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। तब राज कहता है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाया। तो इस पर राघवन सॉरी बॉस, आगे से ध्यान रखूंगा। तो राज कहता है तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। फिर राज चाय और कुछ खाने की चीजें लेकर रूम की तरफ चला जाता है। इधर धनराज और अशोक जी बातें कर रहे थे, तब धनराज जी की नज़र राज पर पड़ती तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत झुककर राज को ग्रीट करते हुए कहते हैं मिस्टर। अभी वो इतना ही बोल पाए थे कि राज नामे इशारा कर देता है तो तुरंत वो राघवन का नाम ले लेते हैं। अब चौंकने की बारी अशोक जी की थी, तो उन्होंने धनराज जी से कहा क्या आप इसे जानते हैं? तो धनराज कहते हैं हाँ, ये मिस्टर चेयरमैन के राइट हैंड है। ये सुनकर तो अशोक जी के तोते उड़ जाते हैं और राज अपने सिर पर हाथ रख लेता है। तो राघवन कहता है हो गया सत्यानाश। अभी अशोक जी कुछ पूछने ही वाले थे कि रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। इस वजह से अशोक जी का ध्यान डॉक्टर की तरफ चला जाता है। डॉक्टर को देखते ही दीप्ति जी कहती हैं कैसी है मेरी बेटी, क्या वो ठीक है? उसे ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? इस पर डॉक्टर कहते हैं जी मैम, पहले आप शांत हो जाए, उसके बाद मैं आपको आराम से बताता हूँ। तो दीप्ति जी शांत है जाती हैं। तो डॉक्टर कहते हैं देखिए उनका ही ज़्यादा चोट तो नहीं है, पर उन्हें लगता है घसीटा गया है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ खरोंच आई है, जिससे उनका ब्लड काफ़ी बह गया था और वो थोड़ा पैनिक भी हो जाती हैं। लगता है कि उन्हें किसी चीज़ का डर या सदमा है। ये सुनकर दीप्ति जी रोने लगती हैं और अशोक जी धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। तो दीप्ति जी कहती हैं क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तो इस पर डॉक्टर कहता है अभी नहीं मिल सकते हैं, अभी मैंने उनकी पट्टी की है और उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है तो वो सो रही हैं। 5-6 घंटे बाद वो जाग जाएगी और उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तब आप लोग आराम से मिल लीजिएगा। और हाँ, उन्हें कम से कम 6-7 दिनों तक आराम की सख्त ज़रूरत है और उन्हें क्या हुआ इस बारे में बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो दोबारा अटैक हो सकता है। इस पर सभी लोग अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद राज कहता है अंकल और आंटी आप दोनों भी घर जाएं और मैं यही रहता हूँ, जब काजल जी को होश आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप आ जाना। यूँ सुनकर दीप्ति जी कहती हैं कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर राज अंकल को इशारा करता है तो अशोक जी समझाकर उन्हें घर ले जाने के लिए मना लेते हैं और वो दोनों भी चले जाते हैं। उन दोनों को जाने के बाद राज धनराज जी को घुरकर देखता है तो धनराज जी एक पिन की स्माइल दे देते हैं। इस पर राज ना में सिर हिला देता है और धनराज जी को उनके केबिन में चलने का इशारा करता है तो वो तीनों एक साथ केबिन की ओर चल देते हैं। क्या काजल इसे भूल पाएगी और क्या अशोक सेन के राजवीर पर शक हो रहा है? जब काजल नींद से जागेगी तब क्या होगा, जानने के लिए पढ़ें ये कहानी। एपिसोड 18 राज की केयर काजल के लिए। अब आगे। केबिन में आने के बाद राज धनराज के चेयर पर बैठ जाता है और धनराज और राघवन दोनों सामने की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो राज कहता है मिस्टर धनराज, लगता है आपको ये पोजीशन बोर कर रहा है, क्यों ना मैं आपको लंबी छुट्टी पर भेज दूं। ये सुनकर धनराज जी चौंक जाते हैं और कहते सर हमसे कोई गलती हो गई। तो इस पर राज कहता है गलती आपने क्या किया है ये आपको नहीं पता सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो ये सुनकर राज कहता है आप ये हॉस्पिटल कैसे चलाते हैं? क्या कहा सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर राघवन धनराज जी को खा जाने वाली नज़र से देखता है तो धनराज जी डर जाते हैं और कहते हैं सर मुझे ये ऐसे क्यों देख रहा है? धनराज जी की बात सुन राज अपने सिर कई सहलाने लगता है। धनराज जी को अब भी कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने हिम्मत करके दोबारा पूछा सर आप ठीक कैसे बताइए बात क्या है? तो राज इरिटेट होकर कहता ठीक है तो सुनिए, आपने राघवन की असलियत अशोक जी को क्यों बताए? आपको किसने परमिशन दी? सॉरी सर, मैं आपको देखकर इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं आपको भी चेयरमैन कहने वाला था, लेकिन आपने मना किया तो मैंने जल्दबाजी में राघवन की सच्चाई उनके सामने बता दिया। मगर इससे अशोक सेन को क्या प्रॉब्लम होगा? तो इस पर राघवन कहता है वो इसलिए धनराज जी क्योंकि मैं उनकी बेटी का बॉडीगार्ड हूं। तो धनराज जी कहते हैं मगर आप उनकी बेटी का बॉडीगार्ड क्यों हैं? अब तो राज और राघवन को मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार में मार ले या धनराज का सिर फोड़ दे। अब बात को आगे ना बढ़ाते हुए राज कहता है धनराज जी एक बात का ध्यान रहे, मेरी असलियत किसी को सामने नहीं आनी चाहिए, अगर आपके तरफ से ऐसा हुआ तो आप जान से जाएंगे। तो धनराज जी हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी उनके केबिन पर नॉक होता है तो राज वहां से उठकर धनराज को वहां बैठने को कहता है तो धनराज जी जाकर हेड की चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कम इन। तो एक नर्स आकर कहती है सर वो मैडम को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। तो धनराज जी नर्स को वहां से जाने को कहते हैं। उसके बाद राज और रिघवन वहां से निकलकर वीवीआईपी रूम की तरफ चला जाता है और वो उस रूम में पहुंचकर काजल को देखता है जिसके पूरे हाथ और पैर पर पट्टी बंधी होती है। ये देखकर राज की आंखों से एक बूंद आंसू निकल जाते हैं, मगर किसी का देखने से पहले ही पहुंच लेता है।
और काजल के बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है, जिससे काजल नींद में भी हल्का सा मुस्कुराती है। ये देखकर राज को एक अलग ही एहसास होता है और वो धीरे से कहता है आज के। तभी धीरे धीरे काजल हिलने लगती है और वो धीरे से आंखें खोलती है तो उसे राज नजर आता है और वो इधर उधर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो हॉस्पिटल में है। फिर वो अपने आप को देखती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो नहीं नहीं मुझे मत छुओ कहने लगती है। तो राज तुरंत उसके बालों को सहलाने लगता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, आप अब सुरक्षित है और देखिए मैं आपके साथ हूँ। राज को इतना कहते ही काजल शांत हो जाती है और राज को देखने लगती है। इस पर राज कहता है कि मुझे आप ऐसे क्यों देख रहे हो, आपको भूख तो नहीं लगी? इस पर काजल हाँ कहती है तो राज कहता मैं अभी लेकर आता हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो काजल कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, यही बैठो मेरे पास। इस पर राज एक स्माइल करता है। इस पर राज कहता है कि मुझे आप ऐसे क्यों देख रहे हो, आपको भूख तो नहीं लगी? इस पर काजल हाँ कहती है तो राज कहता मैं अभी लेकर आता हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो काजल कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, यही बैठो मेरे पास। इस पर राज एक स्माइल करता है और कहता मैं आपके लिए कुछ खाने को लाने जा रहा हूँ और आप चिंता मत कीजिए, आपका बॉडीगार्ड है ना, वो मेरे आने तक यहीं रहेगा। और वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर अंकल और आंटी को फ़ोन करके बता देता है कि काजल जाग गई है। तो वो दोनों भी तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं और साथ में कुछ खाने को भी ले लेते हैं। और इधर कमरे में काजल राघवन को देखकर थैंक यू मुझे बचाने के लिए। इस पर राघवन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है और सॉरी मेरे होते हुए भी आपके साथ इतना सब हो गया, पर मैं वादा करता हूँ आगे से आपको एक खरोंच भी नहीं आएगी। फिर काजल कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो राघवन कहता है जी मेरा नाम राघवन है। तो काजल कहती है अच्छा नाम है। तभी वहाँ राज आ जाता है और खाने के लिए एक बाउल काजल के पास रखता है, जिसे देखकर काजल मुंह बनाने लगती है और कहती है मुझे ये दलिया नहीं खाना, बाद में तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तभी धीरे धीरे काजल हिलने लगती है और वो धीरे से आंखें खोलती है तो उसे राज नजर आता है और वो इधर उधर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो हॉस्पिटल में है। फिर वो अपने आप को देखती है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो नहीं नहीं मुझे मत छुओ कहने लगती है। तो राज तुरंत उसके बालों को सहलाने लगता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, आप अब सुरक्षित है और देखिए मैं आपके साथ हूँ। राज को इतना कहते ही काजल शांत हो जाती है और राज को देखने लगती है। इस पर राज कहता है कि मुझे आप ऐसे क्यों देख रहे हो, आपको भूख तो नहीं लगी? इस पर काजल हाँ कहती है तो राज कहता मैं अभी लेकर आता हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो काजल कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, यही बैठो मेरे पास। इस पर राज एक स्माइल करता है और कहता मैं आपके लिए कुछ खाने को लाने जा रहा हूँ और आप चिंता मत कीजिए, आपका बॉडीगार्ड है ना, वो मेरे आने तक यहीं रहेगा। और वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर अंकल और आंटी को फ़ोन करके बता देता है कि काजल जाग गई है। तो वो दोनों भी तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं और साथ में कुछ खाने को भी ले लेते हैं। और इधर कमरे में काजल राघवन को देखकर थैंक यू मुझे बचाने के लिए। इस पर राघवन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है और सॉरी मेरे होते हुए भी आपके साथ इतना सब हो गया, पर मैं वादा करता हूँ आगे से आपको एक खरोंच भी नहीं आएगी। फिर काजल कहती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो राघवन कहता है जी मेरा नाम राघवन है। तो काजल कहती है अच्छा नाम है। तभी वहाँ राज आ जाता है और खाने के लिए एक बाउल काजल के पास रखता है, जिसे देखकर काजल मुंह बनाने लगती है और कहती है मुझे ये दलिया नहीं खाना। जिस पर राज कहता है अभी डॉक्टर ने यही खाने को कहा है जिससे आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, अगर आप अभी ये खा लेती हैं तो जब आप ठीक हो जाएगी तो मैं आपको आपके पसंदीदा खाना खुद के हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। ये सुनकर काजल एकदम से खुश हो जाती है और कहती है पक्का ना? तो राज हाँ कहता है। फिर राज अपने हाथों काजल को खिलाने लगता है। ये सब गेट के पास खड़े होकर अशोक जी और दीप्ति जी देख रही थी और तो अशोक जी से कहते हैं क्या मैं जो देख रही हूँ क्या वो सच है? काजल राज के एक बार कहने पर मान गई। इस पर अशोक जी कहते हैं चलो कोई तो है जिसकी बात इतनी आसानी से मान लेती है, और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तो राज वहां से उठने लगता है तो दीप्ति जी कहती हैं पहले उसे खिला दो, नहीं तो मेरे से नहीं खाऊंगी। तो राज वहीं बैठ जाता है। तो काजल अपने मॉम और डैड को देखकर रोने लगती है और रोते हुए उसके साथ जो भी हुआ वो सब बताने लगती है, जिसे सुनकर राज की मुट्ठी कस जाती है और आंखों में गुस्से की एक लहर आती है और वो वहां से निकल जाता है। इधर काजल की पूरी बात सुनकर उन दोनों की आंखें भी नम हो जाती है और काजल की हिम्मत बढ़ाते हुए कहते हैं हमारी बेटी बहादुर है, इन सब बातों से परेशान नहीं होगी और हमेशा आगे बढ़ेगी। तो राज आखिर गुस्से में वहां से बाहर क्यों निकल गया? आखिर अब राज का अगला कदम क्या होगा, क्या पता लगा पाएगा आखिर इन सब के पीछे कौन है? जानने के लिए पढ़ें हमारी कहानी और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। एपिसोड 19 अशोक सेन का चेयरमैन से मिलने का प्रस्ताव। अब आगे। अब तक सुबह के 7 बज गए थे और राज हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ गया था और वो फ़ोन निकालकर विक्टर को फ़ोन करता है और कहता है मैं आ रहा हूँ। फिर राज वहाँ से निकल जाता है और कुछ समय बाद वो शहर के बाहर एक घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो एक गुफा के पास जाकर वहाँ पड़े एक पत्थर को घुमाता है तो एक दरवाज़ा खुलता है और वो उसके अंदर चला जाता है। तो विक्टर और बहुत सारे लोग काले कपड़ों पहने खड़े थे जिस पर एक लोगो बना हुआ था जिस पर RS लिखा था। तभी राज कहता है कहाँ है वो? तो विक्टर एक और इशारा करता है तो राज उस तरफ चला जाता है जहाँ एक शख्स को उल्टा लटका कर रखा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने काजल को किडनैप किया था। तो राज उसे नीचे उतारने को कहता है।
तो उसके आदमी उसे नीचे उतारकर एक कुर्सी पर बैठाता है तो राज कहता है इसे होश में लाओ। इस पर उसके आदमी उस पर ठंडा पानी डालता है तो वो होश में आ जाता है और वो देखता है कि एक आदमी किसी राजा की तरह उसके सामने बैठा था। उसके ऑरा को देखकर वो डर गया। तो राज अपनी खामोशी तोड़ते हुए उससे कहता है तुमने उसका किडनैप क्यों किया। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये सुनकर राज एक स्माइल करता है और वो वहां पड़े एक बड़ा सा खंजर निकालता है और उस आदमी के एक हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर सबकी रूह कांप जाती है। उधर उस आदमी की चीखें पूरे गुफा में सुनाई देता है और वो डर से राज की तरफ देखते हुए कहता है तुम हो कौन। इस पर राज कहता है मैं वो हूँ जिससे तुम्हें क्या सभी को डरना चाहिए और तुम उस लायक नहीं कि तुम मेरे बारे में जानो। उसके बाद राज एक बार फिर से पूछता है क्यों किया किडनैप। तो वो आदमी हकलाते हुए कहता है मैं उसे नहीं किसी और को किडनैप करने गया था पर गलती से उसे उठा लिया। तो फिर तुमने उसको साथ ऐसा क्यों किया। तो इस पर वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसके बाद राज ने एक फ़ोटो दिखाकर उससे पूछा कि क्या तुम इसे किडनैप करने आए थे। इस पर वो आदमी कहता है हाँ कहता है। तो राज आगे पूछता है किसने तुम्हें कहा था और तुम किसके लिए काम करते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि मैं मानिक राव के लिए काम करता हूं और उन्हें किसी ने बहुत सारे पैसे दिए थे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो राज कुछ नहीं कहता है, बस खंजर उसके गले में घोंप दिया जिससे वो वहीं मर गया। उसके बाद राज वहां से निकल जाता है। अब तक 10 बज चुके थे और वो अपने कमरे पर आ गया। फिर वो तैयार होने लगा क्योंकि उसे आज अपनी माँ से मिलने के काफ़ी खुश भी था मगर दिल में एक अनकहा सा दर्द भी था। तभी शनाया का फ़ोन राज को आता है तो वो फ़ोन उठाता है तो शनाया चाहते हुए कहती है भाई आप कब आ रहे हो, मैं कब से आपके यहाँ रहने के लिए कितना खुश हूँ और प्लीज़ माँ को भी मना लेना। तो राज कहता थोड़ा सांस ले ले छोटी, मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। तो शनाया बाय कहकर फ़ोन काट देती है। इधर हॉस्पिटल में कमरे में सभी लोग बैठे बातें कर रहे थे तो वहाँ धनराज जी आते हैं और काजल से कहते हैं अब आप कैसे हैं बेटा। तो काजल कहती है जी मैं ठीक हूँ, वैसे मैंने आपको पहचाना। तो इस पर धनराज जी कहते हैं ओ सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम मुझे जानोगी कैसे। और दोनों मुस्कुराने लगे। फिर आगे कहते हैं मैं इस हॉस्पिटल का हेड धनराज शेट्टी हूँ। इसके बाद अशोक जी कहते हैं कि बेटा तुम क्या एमएस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को जानती हो। तो काजल कहती है नहीं मैं तो नहीं जानती, पर आप क्यों पूछ रहे हैं। तो अशोक जी कहते हैं क्या तुम्हें पता है तुम अपने हॉस्पिटल में नहीं हो। इस पर काजल चौंकते हुए पूछती है क्या। तो अशोक जी कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जो बॉडीगार्ड है ना वो चेयरमैन का राइट हैंड है और उन्हीं के कहने के बाद वो यहाँ काम करने आया है। ये सब सुनकर दीप्ति जी धनराज जी से कहते हैं वैसे आपने उन्हें देखा ही होगा। इस पर धनराज जी को पसीने आने लगते हैं और वो कहते हैं जी मैंने उन्हें कभी देखा, बस जो भी बात होती थी वो या तो सीईओ या फिर राघवन से होती थी, मगर हाँ सुना है कि वो काफ़ी यंग और हैंडसम हैं। फिर दीप्ति जी कहती हैं मगर वो काजल के लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं, आखिर उनका मकसद क्या है और वो ये सब क्यों कर रहे हैं, अब ये तो राघवन ही बता सकता है। उसके बाद अशोक जी राघवन को आवाज़ देते हैं तो राघवन अंदर आ जाता है और पूछता है सर कोई काम था। इस पर अशोक जी कहते हैं तुम यहाँ काम करने क्यों आए हो और चेयरमैन को काजल की इतनी फिक्र क्यों है। इस पर राघवन कहता है जी सर मुझे ये तो नहीं पता, पर उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर उसकी हिफाजत करोगे और उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, पर मुझे इसकी वजह मालूम नहीं है। इस पर अशोक जी कहते हैं क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो। तो राघवन कहता है जी सर मैं उनसे पूछकर बताऊंगा और इतना बोल वहां से बाहर निकल जाता है। इधर अशोक जी कहते हैं आखिर चक्कर क्या है। फिर वो काजल की तरफ देखकर पूछते हैं तुम्हें नहीं लगता है कि जब से राज आया है तब से तुम पर कोई मुसीबत तब किसी ने किसी प्रकार से इन्वॉल्व होता है। ये बहुत अजीब है, कुछ तो है जो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या जवाब देगा राज, क्या अशोक सेन से मिलने के लिए हाँ कहेगा और क्या होगा जब वो माँ से मिलेगा। जानने के लिए पढ़ें ये कहानी। एपिसोड 20 माँ से मुलाकात। अब आगे। इधर राज तैयार होकर माँ से मिलने के लिए निकल जाता है और कुछ समय बाद वो वहाँ पहुँचता है और वो घर का गेट का बेल बजाने के लिए हाथ आगे करता है, पर उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी हिम्मत करके बेल बजाता है। घर में मालती जी जो किचन में काम कर रही थी वो आवाज़ सुनकर शनाया से कहती हैं बेटा देखना कौन है। तो शनाया गेट खोलती है तो राज को सामने देखकर उसके गले लग जाती है और कहती है भाई आप आ गए और उसे अंदर लेकर आ जाती है और माँ को आवाज़ देते हुए कहती हैं माँ भाई आ गए हैं। तो मालती जी कहती हैं ठीक है बेटा तुम उसे बैठने को बोलो, मैं उसके लिए पानी लेकर आती हूँ। माँ की आवाज़ सुनकर राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं जिसे वो तुरंत ही छिपा लेता है। कुछ देर बाद मालती जी हाथों में पानी का ग्लास लेकर वहां आती हैं और उनकी नज़र राज पर पड़ती है तो गौर से उसे देखने लगती हैं और जब वो उसे पहचान जाती हैं तो उनके हाथ से ग्लास छुटकर नीचे गिर जाता है और वो वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं। ये देखकर शनाया कहती है भाई माँ को क्या हुआ है और वो कहती मैं उन्हें देखकर आती हूँ। तो राज उसे रोक लेता है और वो कहता है मैं देखता हूँ और वो कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसकी एक फ़ोटो के सामने खड़ी होकर रो रही हैं। ये देखकर राज भी फोटो को देखता है जो उसके पिता की थी, पर राज को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माँ पापा की फ़ोटो देखकर रो क्यों रही है और वो पीछे से जाकर उन्हें गले लगा लेता है। तो मालती जी होश में आती है और उसे सामने से गले लगाकर रोने लगती हैं। कुछ देर रोने के बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं तो राज कहता माँ आप कैसी हैं। तो मालती जी कहती हैं कि ये शब्द सुनने के लिए मुझे 20 सालों का इंतजार करना पड़ा, तो सोचो एक माँ की हालत क्या होगी। तो राज माँ को चुप कराते हुए कहता है चलिए बाहर बैठकर बातें करते हैं क्योंकि शनाया भी परेशान हो रही होगी। उसके बाद वो दोनों हॉल में आ जाते हैं।
तो शनाया माँ से कहती हैं कि आप ऐसे क्यों चले गए थे। तो मालती जी कहती हैं तुमने जिसे भाई बनाया है वो असलियत में तुम्हारा भाई है। ये सुनकर शनाया चौंक जितनी है और खुश होते हुए माँ के गले लगाकर कहती है सच में माँ। तो मालती जी कहती हैं हाँ ये सच है। तब मैं सोचूं इन्हें देखकर भाई की याद क्यों आती थी। और आगे कहती है पर भाई आप यहाँ हैं तो पापा कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है और बहुत सारी शिकायतें करना है। इस पर राज कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही मालती जी कहती हैं कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनकर राज और शनाया दोनों के होश उड़ जाते हैं, मगर शनाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहती है कि आप कितने लकी हैं ना भाई, आपको माँ और पापा दोनों का प्यार मिला। मगर मैं तो पापा का चेहरा भी नहीं देख पाई। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तो राज उठने ही वाला था कि मालती जी कहती हैं कि अभी मत जाओ, उसने पापा से मिलने के लिए काफ़ी बेचैन थी, उसे अभी अकेला छोड़ दो, कुछ देर बाद वो आ जाएगी। तो राज वहीं बैठ जाता है और माँ से कहता है आपको पापा को बारे में कैसे पता चला। तो मालती जी कहती हैं जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि जयवीर अब नहीं रहे, क्योंकि उसने जाते वक्त कहा था कि जब तुम्हारा बेटा यहाँ आएगा तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। पर उन्होंने जैसा क्यों कहा। तो मालती जी कहती हैं ठीक है मैं तुम्हें हम दोनों के बारे में सब कुछ बताऊंगी, पर रात को जब शनाया ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम से कम उसे अपने पिता को बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फिर वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं। फिर कुछ समय बाद वहाँ शनाया भी आ जाती है। तो राज कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो शनाया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, बस पापा को नहीं देख पाए इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इस पर राज शनाया के सिर को सहलाने लगता है और कहता है कोई बात, अब मैं आ गया हूँ ना। अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि उसके फ़ोन पर राघवन का कॉल आता है। तो वो उठकर साइड में जाकर फ़ोन उठाता है और कहता है कि क्या वहाँ सब ठीक है। इस पर राघवन कहता है जी बॉस, वो अशोक सेन आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब कि MS कॉर्पोरेशन के चेयरमैन से। इस पर राज कहता है अभी वक्त नहीं आया है तो उनसे कह दो कि मैं अभी देश से बाहर हूँ, आते के साथ ही उनसे मिलूंगा। तो राघवन जी बॉस कहकर फ़ोन काट देता है। तभी मालती जी कहती हैं बेटा आ जाओ मैं खाना लगा देती हूँ। तो राज वहाँ पर आ जाता है और मालती जी सबके लिए खाना निकालने लगती है और खाने को देखकर राज के मुंह में पानी आ जाता है। ये देखकर शनाया कहती है भाई आपके लिए ही बना है, इसे ऐसे मत देखो। राज खाना को ऐसे इसलिए देख रहा था क्योंकि सारी चीज़ें उसकी पसंद के थे और मालती जी राज को अपने हाथों खिलाने लगते हैं। ये देखकर राज की आंखों से आंसू बाहर निकल जाते हैं। इस पर मालती जी कहती हैं क्या मेरा खिलाना तुझे पसंद नहीं आया। इस पर राज कहता है नहीं माँ, ये तो खुशी के आंसू हैं, मैंने वर्षों इंतजार किया आपके हाथों से खाने का। तो मालती जी कहती हैं ठीक है अब कोई नहीं रोकेगा। इतना बोल वो तीनों एक साथ मिलकर एक दूसरे को खिलाने लगे। अब राज का अगला कदम क्या होगा, क्या राज अब मानिक राव से मिलेगा या अभी वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताएगा, और कौन सा रहस्य है राज के पिता के बारे में, जानने के लिए पढ़ें ये कहानी।